तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई आज का अपना लेक्चर। हम लोग कर रहे थे नंबर सिस्टम को। ठीक है भाई, क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम चल रहा था। और नंबर सिस्टम में हम लोग प्रीवियस क्लास में बेसिक नंबर सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है और उसका एक बेसिक इंट्रो लिए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे, जो सबसे पहला चीज देखेंगे वो क्या देखेंगे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, उनको याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उनका कंट्रीब्यूशन नंबर सिस्टम में भी है, उनका कंट्रीब्यूशन ज्योमेट्री में भी है। तो उनका कंट्रीब्यूशन नंबर सिस्टम में क्या था उसको हम लोग जाने। ठीक है, उनका नाम है यूक्लिड। क्या नाम है? यूक्लिड। तो यूक्लिड जो है एक डिवीजन एल्गोरिथम दिए थे, और वो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये हम लोग आज देखने वाले हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे। क्या देखेंगे? यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है भाई, प्रीवियस क्लास में हम लोग एक बेसिक डिवीजन देखे थे और उसमें देखे थे कि जो हम लोगों का डिविडेंड है वो इक्वल होता है किसके? डिविडेंड इक्वल था किसके? यस, डिवाइजर को हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे और इसको ऐड करते थे किससे? रिमाइंडर से। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर है। एक होता है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। इसका मतलब होता है रिमाइंड करना, है ना। ये रिमाइंडर है जो बचता है, रिमेनिंग जो है वो। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एक्चुअली इसी को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करता है ना। इसमें क्या मिस्टेक था जो हम लोग हमेशा से कर रहे हैं, क्या चीज है जिस पर हम लोगों का ध्यान नहीं गया था, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसको डिवीजन एल्गोरिथम से समझने की कोशिश करेंगे, और जब समझ जाएंगे तब समझ में आएगा कि डिवीजन का सही तरीका क्या है और वो क्यों। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग आगे। कल हम लोग एक दो एग्जांपल लिए थे। जैसे पहला एग्जांपल था हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, जिसमें हम लोग 8 को डिविडेंड बोलते हैं, 2 को डिवाइजर, 4 को कोसेंट और 0 इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, और एक बेसिक पैटर्न है जो बचपन से हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है भाई, इस तरह से जैसे 15 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से 7 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या आया हमारा? 1 आया। इस केस में 15 क्या हो गया हमारा? डिविडेंड हो गया। 2 क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। 7 क्या हो गया? कोसेंट हो गया। 1 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 प्लस 1। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंबलाइज करते हैं। अगर डिविडेंड को हम लोग ए कंसिडर करें और डिवाइजर को अगर हम लोग बी कंसिडर करें, कोसेंट को क्यू कंसिडर करें और रिमाइंडर को आर कंसिडर करें, तो हमारा एक जनरल फॉर्मेट आ जाता है क्या? फॉर टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वी हैव अ पैटर्न ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। समझ बात आ गई? यानी कोई भी दुनिया का नंबर ए जो है उसको हम लोग बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है। ठीक है, एनी इंटीजर ए, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर। समझ गए? लेकिन यहाँ आर के लिए क्या कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आर जो है हमारा, एक जगह तुम देखो यहाँ क्या है? आर, यहाँ आर क्या है? 0 है। यहाँ आर क्या है? 1 है ना। तो आर क्या हो सकता है? इसका मतलब 0 हो सकता है? नहीं, यहाँ 0 है ना आर हमारा, है या नहीं है? तो आर के लिए कंडीशन याद रखना। यही सबसे, ये देखो, ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना इसका, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आर ही है। आर का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आर मे बी इक्वल टू 0। यहां देख लो, 0 के इक्वल है। यहाँ आर क्या है? ग्रेटर देन 0 है, नहीं है या नहीं है? अरे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। इसका मतलब है आर मे बी इक्वल टू 0, आर मे बी ग्रेटर देन 0। समझ बात आ रही है? इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। समझ बात आ रही है? उसके बाद क्या है? लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ, कि हम लोग डिवाइड किए, तो यहाँ कुछ भी करेंगे तो 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे, तो वो क्या इसका डिवाइजर से बड़ा हो सकता है क्या? जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए। जैसे कल हम लोग एग्जांपल लिए थे, ये मान लो कि
ऐसा 37 है, तो 5 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया हमारा, 2 आया। ये जो रिमाइंडर है ना, ये कभी भी डिवाइजर से बड़ा होगा क्या? है, कभी नहीं होता। ठीक है, यही डिवीजन एल्गोरिथम का एक कंडीशन है जिसके बारे में कल हम लोग बात कर रहे थे। अदरवाइज तुम्हारा ये पैटर्न में तो सारा सेट हो जाएगा, तुम कोई भी डिवाइड कर लो इसमें आ जाएगा, या तुम 5 की जगह 7 रखो तब भी हो जाए, 9 रखो तब भी हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन को ये वैलिड नहीं कर पाता है अगर यहाँ हम 6 रखते हैं। सपोज करो कि 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 37 से, और यहाँ मैं 7 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका, जल्दी जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा डिफरेंस? 11 -11 होगा। अब इसको इस पैटर्न पे सेट करो, तो 7 ये हमारा बी के जगह पर है, ये 7 क्वोशेंट की जगह पर है, प्लस रिमाइंडर हमारा है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 37 आ ही जाएगा ना। तो ये पैटर्न तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पैटर्न क्या नहीं फॉलो कर रहा है कि ये जो 11 आया हमारा ना, ये इसके साथ रूल है कि ये निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। कंडीशन यहाँ वैलिड नहीं है, इसीलिए डिवीजन हमारा गलत होता है। कल डिस्कस किया था कि क्यों गलत नहीं है, ये कंडीशन के साथ गलत नहीं होता। समझ के बात को, क्यों हमारा जो r है वो इक्वल टू 0 हो सकता है, r हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन लेस देन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए दूसरा डिवीजन एक देखते हैं। 7 को डिवाइड करना है 37 से, इसको 5 टाइम्स में ना करके 4 टाइम्स में ही करते हैं। क्या हो गया, 28 हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9। क्या हो जाएगा, 9 होगा ना रिमाइंडर। अब इसको हम लोग फिर से क्रॉस चेक करते हैं, तो 7 हमारा हो गया बी, क्यू हो गया हमारा 4, और रिमाइंडर हो गया हमारा 9। इज इट 37 और नॉट? अगेन इट इज 37। तो ये तो कंडीशन वैलिड है, लेकिन ये आर के लिए जो कंडीशन है वो वैलिड नहीं है। इस कंडीशन में आर क्या है हमारा, ग्रेटर देन डिवाइजर है ना, यानी बी से बड़ा हो गया। तो आर के लिए शर्त है अगला, आर जो है वो इक्वल टू 0 हो सकता है, आर ग्रेटर देन 0, बट आर नेवर बी ग्रेटर देन बी। आर मस्ट बी स्मॉलर देन बी, इक्वल भी नहीं हो सकता, इट मस्ट बी स्मॉलर देन बी। ये 3 कंडीशन समझ में आया। अगर आप किसी भी जगह डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के लिए 3 कंडीशंस आर के लिए मैंडेटरी है। आर मे बी 0, आर मे बी ग्रेटर देन 0, बट आर मस्ट बी लेस देन बी, लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। इन 3 कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम लोग सारा डिवीजन करते आए बचपन से, लेकिन इसके बारे में पता नहीं था बस। तो इसको हम लोग ब्रीफली फटाफट देखते हैं। तो ये क्या है कंडीशन हमारा, ये कंडीशन है हमारा, ये कंडीशन हमारा है पहला, ए जो है वो इक्वल होना चाहिए बी क्यू प्लस आर के। ये किसी भी हम लोग नंबर ए को लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, जहां आर के लिए क्या कंडीशन है, आर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सॉरी मे बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और मे बी और मस्ट बी लेस देन बी। जो डिवाइजर है उससे छोटा होना मैंडेटरी है ना, और 0 के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, बट नेवर बी लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 नहीं हो सकता है। अगर आर के लिए कंडीशन है कि क्या आर ऐसा हो सकता है, तो ये कंडीशन जो है वैलिड नहीं है, लेस देन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कंडीशन दिया, मान लो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ दिया, तो हम लोग कहेंगे नहीं, आर जो है नेवर बी लेस देन, आर के साथ ये कंडीशन वैलिड नहीं है, आर जो है उसके साथ ग्रेटर में ये कंडीशन भी वैलिड नहीं है, आर नेवर बी ग्रेटर देन 0 एंड आर नेवर बी लेस देन 0। तो आर वेरी कहां से कहां तक करता है, आर करता है वेरी 0 टू बी, यानी 0 और 0 से आगे बट बी से कम, यानी b -1 तक आना चाहिए। समझ बता रही है? अगर डेसिमल वाला डिवीजन है तो तुम इसको डेसिमल में भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आर का वेरिएशंस कहां से कहां तक है, 0 से ग्रेटर और b से लेसर, 0 भी हो सकता है इंक्लूडिंग 0, है ना। आर कहां से कहां वेरी कर रहा है, समझ में आ गया। आर का ये रेंज हो, है ना, जिसके एक जगह पर 0 है और इधर b है, जिसमें 0 इंक्लूसिव है और b एक्सक्लूसिव। b को एक्सक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करना है।
समझ गए? ये उनका हो गया रेंज, किसका? आर का। क्लियर हो गया? तो रिमाइंडर के लिए ये कंडीशन है, इसी कंडीशन के साथ रिमाइंडर वेरी करता है। तो हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? बहुत अच्छा। क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म where p and q are in the form of p by q and p and q both are integers and q is a non-negative number? क्या ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं? yes. कैसे करेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? we have infinite ways to write, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है? जिसमें हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, वेयर बोथ आर इंटीजर्स, we can write a 0 in the form of p by q and q is a non negative number, है ना? ऐसा हम लोग नॉन जीरो नंबर, सॉरी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए जीरो क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे वेदर जीरो इज रैशनल और इरेशनल, तो काइंडली जस्टिफाई इट, वी कैन इजीली जस्टिफाई इट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थोड़ा समझना है, इस पर बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम्स है बुक में। टू फाइंड एन रैशनल नंबर्स, एन मतलब एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर। अगर कहीं लिखा है टू फाइंड एन रैशनल नंबर्स, इट मींस एन इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पसेस। एन मतलब 5 6 10 20 30 कुछ भी। क्लियर हो गया? तो टू फाइंड एन रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, we will multiply both the numbers by n plus 1 by n plus 1। अभी इसके लिए हम लोग और भी डिफरेंट वे सीखेंगे, क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सिमिलर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका हम लोग को प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स जितना प्रेफरेंस देता है। चलिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए भाई, इसका बेसिक समझते हैं पहले हम लोग। अगर हमको दिया जाए कि 3 and 8 जो है, इसके बीच में फाइंड कीजिए 2 रैशनल नंबर्स, इजीली बता सकते हैं। 4 5 6 7 वी हैव इजीली 4 नंबर्स अवेलेबल। लेकिन ऐसा कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में दे दिया, नाउ फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो कैसे फाइंड करेंगे? फटाफट फाइंड करें। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। सिंस वी रिक्वायर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, सो वी राइट टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, वी मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाय 6 plus 1। यानी कितना से मल्टीप्लाई करना है? 7 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो क्या हम लोग 3/1 को 3/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। 4 को 4/1 लिख सकते हैं। जहां नहीं समझाएगा बताना। 3 को इतना लिख सकते हैं ना भाई। अब 3 को 7 से और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? 7/7 से कर सकते हैं ना। 7/7 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ कि 3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वैल्यू तो 3 है, तो भाई कर सकते हैं। 7/7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो? 7/7 का वैल्यू कितना है? 1 ही तो है। यानी 3 कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 7/7। ठीक है भाई, तो क्या आ गया ये? 21/7। सिमिलरली 4 के साथ भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। 4 को लिख सकते हैं 4/1। नाउ 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 7/7, it is 28/7। Now we have 21/7 and 28/7। Can you write numbers between them? 22/7, 23/7, 24/7, 20 and so on। तो आप 6 नंबर्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई 7/7। यू कैन मल्टीप्लाई 8/8 ऑल्सो, उससे भी तुम्हारा काम हो जाए। जैसे हम लोग लेते हैं इसको एग्जाम्पल में, तो 3 can be written in the form of 3/1। Now we can multiply 10/10। ऐसा कर सकते हैं, 10/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू तो 1 ही आएगा। इट इज 30/10। एनी प्रॉब्लम? We have 4, we can write 4 in the form of 4/1। Now you multiply it by 10/10, it is 40/10। Now start writing numbers between 30 to 40। 30/10, 31/10, 32/10 and so on।
You can multiply 3 by 1 into 12 by 12. You can multiply 3 by 1 into 25 by 25. It's your own choice. Is it okay? आगे बढ़े, समझ में आ गया? बहुत सिंपल था ये बनाना। थोड़ा सा अब हम लोग एक दो और देखेंगे और फिर हम लोग आएंगे इसका जो पैटर्न है उस पर, है ना, जो सिस्टम है इसका एक्चुअली उस पर। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बहुत सारे नंबर। ठीक है भाई, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत अच्छे। तो ये नंबर जो येलो में है ये इन बिटवीन 21/7 एंड 28/7 है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। प्रीवियस केस में हमको 3 एंड 4 था, तो हम लोग 3/1 4/1 लिख दिए थे। यहाँ तुमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो 3/5 एंड 4/5 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और वी कैन देन इजीली फाइंड 5 और 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन देम। तो बनाओ। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस वी रिक्वायर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, सो वी राइट 3/5 6/6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। हमारा चॉइस है, तुम 10/10 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर तुमको आसान लगता है तुम 100/100 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स हाउ मेनी नंबर्स यू वांट इन बिटवीन द नंबर्स। ठीक है भाई, यू कैन सिंपली राइट 3/5 and multiply 3/5 into 6/6. Now we have 18/30, and when we multiply 4/5 into 6/6, we have 24/30. Now we have two rational numbers, 18/30 and 24/30. Now we can easily find several rational numbers in between 18/30 and 24/30, that is 19/30, 20/30, 21/30 एंड सो ऑन। तो सारे लोग समझ में आ गया भाई? चलिए, तो ऐसा हमारा सारा नंबर्स हो जाएगा, और ये सारा नंबर्स जो है 18/30 और 24/30 के इन बिटवीन। वी हैव 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 18/30 एंड 24/30। ठीक है, हाँ, होने का कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। देयर आर इनफिनाइट, अगर तुमसे कोई पूछे हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, आंसर इज देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर्स इन बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। 3 and 4 seems consecutive rational numbers, but it is not. There are infinite numbers in between 3 and 4 also. क्या समझे? दिखता है हम लोगों को कि 3 के बाद 4 आ रहा है, समझ रहे हो, बट देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4। ठीक है भाई, तो आगे बढ़े। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज इट ट्रू? गिव रीजंस। We have set up natural number starting from 1 to infinity, तो ये 1 to infinity जो है ये सेट ऑफ होल नंबर में आएगा नहीं आएगा, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity, तो ये तो इसी में आ जाएगा। दैट्स वाई एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, is it correct? Why? नेगेटिव इंटीजर। Yes, इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये मिला के बनता है इंटीजर, है ना। तो पूरा का पूरा नेचुरल इंटीजर्स जो है वो होल नंबर हमारा नहीं है। ठीक है भाई, बिकॉज नेगेटिव ऑफ नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। नाउ वी हैव थर्ड प्रॉब्लम, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। Is it right? Is it right? Is it right? Every rational number is a whole number? No. Every whole number is a rational number, but every rational number is not a whole number, because -5/4
is a rational number but it is not a whole number. क्लियर हो गया? जितना भी फ्रैक्शन वाला है वो रैशनल नंबर तो है लेकिन वो होल नंबर नहीं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है यहां तक में? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इज इट राइट और रॉन्ग? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, जिस दिन नंबर सिस्टम बता रहा था उसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखते तो काम हो जाता। जो हम लोग चार्ट बनाए थे नंबर सिस्टम का, उसमें क्या था, जो बेसिक क्लासिफिकेशन था उसमें हम लोगों का रियल और इमेजिनरी था ना भाई? उसके बाद रियल का जो था क्लासिफिकेशन उसमें था रैशनल और इरेशनल, है ना? था या नहीं था? अब है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इज एवरी रैशनल नंबर इज यस, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। समझ बात आई? तो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, बोथ आर रियल नंबर, है ना? जैसा अगर हमसे कोई पूछे कि एवरी ऑड नंबर इज नेचुरल, सॉरी एवरी ऑड नंबर इज नेचुरल नंबर, यस एवरी ऑड नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी इवन नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यस बिकॉज बोथ आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। समझ बात आई? समझने कोई परेशानी है तो बता सकते हैं भाई, है ना? रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, बोथ विल बी रियल नंबर। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। समझ बात आई? समझ बात आई? तो नंबर लाइन पे जितना भी पॉइंट है वो क्या है? एक्चुअली रियल नंबर है। हम लोग जो नंबर लाइन देख रहे हैं वो ऐसा नहीं कि उसपे सिर्फ इंटीजर ही आएगा, है ना? ऐसा हम लोग बना लिए, इसका मतलब ये नहीं कि सीधे 1 2 3 4 इधर -1 2 3 4। देयर आर इनफिनाइट नंबर्स लाई इन बिटवीन 1 एंड 2। इसके बीच में तो इनफिनाइट पॉइंट्स है, नहीं है? तो इसके बीच में भी तो बहुत सारा नंबर्स आएगा। तो इसलिए पूछ रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इज इट पॉसिबल? क्या लिखा है? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज अ रियल नंबर विच इज रैशनल और इरेशनल, दोनों हो सकता है। समझ बात आई? इसीलिए हम लोगों को लगता है कि ये 1 है ये 2 है, लेकिन देयर आर इनफिनाइट नंबर्स लाइंग इन बिटवीन 1 एंड 2 आल्सो। समझ बात आई? इसीलिए क्या है? फॉल्स। ये क्यों फॉल्स? इसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा भाई। इसको डिस्कस हम लोग ऐसे करेंगे, कंडीशन पहले स्टेटमेंट समझना है। लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, है ना, इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। ये स्टेटमेंट है, ठीक है? तो ये नंबर लाइन हमारा भाई, है ना? ये क्या हमारा नंबर लाइन। चलिए ये हमारा है नंबर लाइन, ठीक है? ये नंबर लाइन है, ये इंटीजर लाइन नहीं है। क्या है ये? नंबर लाइन है। हमेशा ध्यान देना, इसके नाम में ही सारा चीज छिपा हुआ है ना? ये क्या है? नंबर लाइन। हम लोग इसको इंटीजर का लाइन समझते हैं, हमारी बेवकूफी, है ना? ये कोई नेचुरल नंबर का लाइन नहीं है, ये प्लेन नंबर लाइन। इसका मतलब है इसमें सारा नंबर लाई करेगा। ठीक लिख रहा हूँ ना? अच्छा, राइट साइड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, पेशेंस, ठीक है? अब है पहला लाइन लिखा है एवरी पॉइंट। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन? देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, दैट्स व्हाई वी हैव इनफिनाइट नंबर्स, दैट्स व्हाई वी कैन रिप्रेजेंट नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है? क्योंकि एक लाइन में पॉइंट्स भी इनफिनाइट होता है एंड वी हैव नंबर भी इनफिनाइट। तो ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, ये कोई इंटीजर का लाइन नहीं है। इधर पॉजिटिव नंबर हो गया, इधर सिर्फ नेगेटिव इंटीजर हो गया, और बीच में 0 हो गया, है ना? इसमें रैशनल नंबर भी आएगा, इसमें इरेशनल नंबर भी आएगा, क्योंकि ये नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन है तो इसमें पूरा रियल नंबर का लाइन है ये। समझ गए? क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग आगे। लिखा इज
every point on the number line, every point मतलब the point lying on this point, this point, this point, not merely this point, this point and this point, including all points in between 2 and 3, 3 and 4. There are infinite number of points in between 3 and 4 also, and all such points. ठीक है, every point का मतलब ये है, every point मतलब all such points that lie in between 0 to 1, 1 and 2, 2 and 3, -3 and -2, सारा का सारा समझ में आ रही है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन समझ में आ गया। नंबर लाइन का मतलब क्या है? इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या ये सारा पॉइंट जो यहाँ है ये रूट एम के फॉर्म में है, ऐसा दिख रहा है ना? वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, एम के लिए कंडीशन दे दिया नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्यों? अगर ये निगेटिव नंबर हो जाएगा तो फिर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो नंबर लाइन वैल्यू करता है किसका? रियल नंबर का। ठीक है, लेकिन रूट एम जो है वो नेचुरल नंबर है। सपोज करते हैं एक एम का वैल्यू ले लेता हूं 9, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है तो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन रूट 9 जो है इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू 3 भी हो सकता है और इसका वैल्यू -3 भी हो सकता है। समझ ली बात को? तो जब रूट एम के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, तो इसमें 3 और -3 दोनों कंसिडर हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ और यहाँ देख पा रहे हैं। तो एवरी पॉइंट लिख रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब ये फॉल्स है कि ट्रू है? चलिए भाई, इतना लगने के बाद लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये है फॉल्स। क्यों फॉल्स है? अब तुमको दिख रहा होगा कि अच्छा इस तरह से लेने के बाद तो सारा पॉजिटिव नंबर्स भी आ ही जाएगा, सारा निगेटिव नंबर्स भी आ ही जाएगा, और नंबर्स लाइंग इन बिटवीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी आ जाएगा, है ना? क्योंकि रूट के फॉर्म में है तो सारा रेशनल भी आ जाएगा, इरेशनल भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर ये रूट एम के फॉर्म में है वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, 0 कहां से आएगा? आएगा। अगर m एक नेचुरल नंबर का फॉर्म है और रूट m का वैल्यू को प्लॉट करना है इस पर, तुम जीवन में कभी 0 कर सकोगे क्या? ये क्यों नहीं सोचे इतना छोटा सा चीज? और इसी कारण से ये स्टेटमेंट ट्रू दिखता हुआ भी फॉल्स है। समझ में आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। Every real number is an irrational number. Every real number is an irrational number. True है ये? False। इसका converse true, vice versa true नहीं है। Every irrational number is a real number, ये सही है, but every real number is not an irrational। ठीक है भाई, क्योंकि वो रेशनल भी तो हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन इरेशनल होगा तो रियल होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? कर ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. फटाफट सोचना, फटाफट खुद ही बोलो जल्दी। ऐसा तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स भी है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा ना। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसी का ना स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। इसमें भी सोचना पड़ेगा, इतना तो हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसा है, इस तरह का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल। कंटिन्यू करें हम लोग क्या? चलिए, टू बी कंटिन्यू। नाउ राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। We have studied, we have taught several types of decimal forms. One is terminating decimals. Remind कर देता हूं, ठीक है? Terminating decimals क्या था? एक certain टाइम के बाद उसका डिवीजन स्टॉप हो जाता है, उसको लोग terminating decimal बोलते हैं। सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग और
रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है भाई। थर्ड वन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, थ्री टाइप्स का डेसिमल लोग देखे थे, इसमें ये दो कैटेगरी किसका था, रैशनल का था, और ये कैटेगरी इरेशनल का था, ठीक है भाई। यहाँ पे सर नॉन रिकरिंग को नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन रिकरिंग को नॉन रिपीटिंग। हाँ, ठीक है भाई। तो हम लोग 36/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 से लिख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा 1/11, ये क्या है, फटाफट बनाइए जल्दी। चलिए भाई देखते हैं इसका फटाफट सॉल्यूशन, है ना। तो ऐसा 0.0909090909 तब तक आएगा जब तक तुम डिवाइड करना चाहो, ठीक है। इसीलिए 1/11 क्या हो गया, रिकरिंग डेसिमल हो गया, इसी को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। समझ के बात को। नाउ राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एंड से दैट हर्ट्स, ठीक है। इसके लिए क्या ख्याल है, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें एक होल नंबर रहता है और एक फ्रैक्शन भी रहता है, इसलिए इसको लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया एक्चुअली 33/8, और ये कैसा डेसिमल हो गया, कैसा डेसिमल हो गया, ये टर्मिनेटिंग है कि रिकरिंग है, जल्दी कैसा डेसिमल है भाई, टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। चलिए अगला देखता हूँ 2/11 के बारे में क्या बात है, क्या विचार है, फटाफट। फटाफट ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, तो ये क्या आएगा, ये ऐसा 1818 आता रहेगा भाई, हाँ। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग होगा रिकरिंग होगा, रिकरिंग डेसिमल्स हो जाएगा। अब क्लियर है किसी को ना, अब दिक्कत है क्या, टर्मिनेटिंग क्या है रिकरिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट, you know that 1/7 is इतना, you can predict what the decimal expansion of 2/7 3/7 4/7 5/7, बिना एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन किए क्या ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ 1/7 इज गिवन 0.142857 और इस पर रिकरिंग है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 एंड सो ऑन, क्या इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं without doing the long division? Question is, if so, how? क्या लिखा, decimals which are repetition of 1 4 2 8 5 and 7, ये क्या है, ये कहां से लिखा, यहां से लिखा, ये रिपीटेशन है। इसका मतलब है कि 1/7 जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1/7 जो है इसको हम लोग लिख रहते हैं ऐसा 0.142857 ऐसा ये आ रहा है ना, रिकरिंग का मतलब ये, इसीलिए इस पर हम लोग रिकरिंग लिखते हैं, मतलब रिपीटेशन ऑफ ये पैटर्न है, ठीक है भाई, समझ में आता आई। तो अगर ये 2/7 है तो 1/7 जो है इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, जिसको समझने में दिक्कत होगी बता देना, है ना। अगर 1/7 है इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वेरी नाइस। अब देखिए 1/7 जो है उसका वैल्यू है, कह रहा है क्या, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, 1/7 का वैल्यू है 0.142857, है ना। इसको 2/7 करना है, तो अगर ये ऐसा इक्वेशन है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया इधर भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता, इधर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा,
2/7 का वैल्यू आएगा या नहीं आएगा? तो बिना लॉन्ग डिवीजन के हम लोग 2/7 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इफ द वैल्यू 1/7 इज गिवन, कर सकते हैं ना? समझ में आया कैसे कर सकते हैं? चलिए इसको देख लेते हैं बराबर। इतना के बाद अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर भी बताना है, ठीक है भाई? इतना कर सकते हैं ना? इसका मतलब क्या हो गया कि 1/7 का वैल्यू इतना आया, तो 2/7 का वैल्यू इतना आ जाएगा, 3/7 का इस तरह वैल्यू इतना आ जाएगा। समझ में बात आ गई? इतना समझने में दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे है। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी तरह से हम लोग 5 को कर लेंगे, इसी तरह से हम लोग 6 को कर सकते हैं, और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यूटी में आगे बढ़ सकते हैं जितना भी करना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? इस तरह से हम लोग बिना लॉन्ग डिवीजन किए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ 1/7 इज गिवन। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। Now express the following in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो 0.6 जो है, क्योंकि अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में ये पढ़े थे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है वो रेशनल नंबर होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स, यानी रिकरिंग डेसिमल्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। If recurring decimals are rational number, then 0.6 can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. क्योंकि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के इस कंडीशन में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है ना? तो इसको करेंगे कैसे? इसको करने का कुछ तरीका एक बार हम लोग उसको ब्रीफली देखेंगे, फिर हम लोग आगे कुछ एक नंबर्स को ऐसा रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भाई? 0.6 का मतलब क्या हुआ? 0.6 का मतलब हुआ 0.6666666 ऐसे लिखना है टाइम्स। ठीक है, ठीक है भाई? तो 0.6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0.666 ऑनवर्ड्स। ठीक है भाई? तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ 0.6 रेफरिन इज x। इसका x एज्यूम कर लेंगे, कर सकते हैं ना? x का वैल्यू ले लिए 0.6 रेफरिन, तो 6 रेफरिन मतलब 0.6666, ये x का वैल्यू हो गया। अब है इक्वेशन के अगर बोथ साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? इक्वेशन के अगर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, अगर x को मल्टीप्लाई करें 10 से तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। अगर ऐसा 0.6666 ऐसा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? जैसे 5.678 है, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना? यानी ऐसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड से एक डिजिट को हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। ठीक है भाई? सिमिलरली इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं ना? जहां समझने में परेशानी होगी बता देना है, ठीक है? ठीक है भाई? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी अगर हम लोग दोनों साइड LHS और RHS को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, then we can write the equation x equal to 0.6666 as 10x equal to 6.6666। ठीक है भाई? Now subtract equation 1 from equation 2, we get 10x minus x equal to 6.666 minus 0.6666। ऐसा करते हैं, देखो 6.666 ऐसा ऑनवर्ड्स है, इसमें माइनस करना है 0.66, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? समझने में किसी को दिक्कत है ये क्या? क्यों आएगा? समझ में आया ना? उसी तरह से 10x में x माइनस करेंगे तो 9x आएगा ना? ये समझने में कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे, ठीक है, समझ बात आ गई? इसका मतलब 9x इक्वल टू क्या हो गया? 6 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया? 6/9 हो गया। 6/9 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा वो? 2/3। इसका मतलब है कि 0.6 recurring can be expressed in the form of a rational number that is 2/3। ये कैसे हो, समझ में आया? इसको फटाफट लिख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम 0.47
है ना, और 7 पर रिकरिंग है, ध्यान देना 4 7 पर रिकरिंग नहीं है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 4 इस साइड आएगा, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 ऑल्सो, है ना। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम दैट x इक्वल टू 0.47 where recurring is on 7, that's why we can write 0.47 recurring as 0.477777 and so on, ठीक है। now multiply both sides by 10, it is 10x equal to 4.777, now again multiply both sides by 100, अगर 100 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू 47.77777 लाइक दिस, ठीक है, समझ में आता है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट 100x माइनस 10x। देखो भाई, इसमें इसको नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको, है ना। देखो सब्ट्रैक्शन का जो बेसिक हमारा काम रहता है वो रहता है कि जो रिकरिंग टर्म्स है उसको हम लोग को माइनस करके गायब कर देना है, ठीक है। तो ऐसा 100x माइनस 10x में हम लोग माइनस करेंगे 47.7777 में से 4.77777, ठीक है भाई। इसको जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 90x बाई 43 आता है। नाउ वी कैन सिंपली राइट इट x इक्वल टू 43 बाई 90। इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन राइट 0.47 रिकरिंग एज 43 बाई 90। किसी को ना समझ में आया हो तो बता सकते हैं, समझ में आया, लिखिए फटाफट लिखिए। तो चलिए भाई इसका शॉर्टकट देखते हैं। एक इससे प्रीवियस जो प्रॉब्लम था उसमें क्या था, 0.6 रिकरिंग था, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आया था हमको, 6/9 आया था ना। देखिए उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली कहीं भी डेसिमल लिखते हैं, जैसे 0.5 है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 5/10 लिखते हैं ना। अगर रिकरिंग है ना तो इसके लिए वैल्यू हम लोग 9 लिखते हैं 1 के लिए, है ना। और इसके बाद जितना भी डेसिमल्स आएगा उसके लिए हम लोग 0 डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें ट्रिक भी है, जैसे 0.6 है तो 6/10 होना चाहिए था, लेकिन रिकरिंग की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे 9, 1 लेसर देन 10, ठीक है। अब दूसरा है जैसे ये वाला, इसमें 0.477 पर रिकरिंग, 4 पर तो नहीं है। इस केस में जिस पर रिकरिंग नहीं है ना उसको माइनस करते हैं पूरा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस केस में हम लोग लिखेंगे 0.47 के लिए 47 माइनस 4 क्या हो जाएगा 43, और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए हम लोग एक 9 लेंगे और एक 0, समझ के बात को। तो तुमको इतना प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ा और तुम्हारा काम, दिस इज द शॉर्टकट, ठीक है, समझ के बात को। तो चलिए भाई देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वी हैव 0.001 और इस सब पर है क्या रिकरिंग, है ना। तो इसको अगर हम लोग शॉर्टकट से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, 1/900, नहीं सिंपल ही है, लेकिन इसको हम लोग बनाना है क्या प्रोसेस से। तो क्या करेंगे इसको, तो 0.001 कितना डिजिट रिपीट हो रहा है 3 डिजिट, इसीलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 से, ठीक है। जितना भी डिजिट रिपीट हो रहा है ना उतना से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ताकि सबको हम लोग बाहर कर सके। 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये सब बाहर होगा, है ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है, इसको ध्यान नहीं देना है ना, इस जगह पर हो जाएगा, हाँ ठीक है इतना ही होगा, गड़बड़ क्या लिखा गया, ठीक तो है 001 है ना, ठीक है 100 थोड़ी है, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अगर किसी को ना समझ में आए तो बताना है।
1/999 हो गया। ठीक है क्या? ठीक है क्या? समझ में आ गया सबको? ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही।